1949 का वो दौर जब पूरी दुनिया शीत युद्ध की आग में सुलग रही थी। हाँ, एक तरफ पूंजीवाद का झंडा उठाए अमेरिका था और दूसरी तरफ साम्यवाद का नेतृत्व करता सोवियत संघ। बिल्कुल, और इन दोनों महाशक्तियों के बीच एक ऐसा देश जो अभी-अभी सदियों की गुलामी और विभाजन के गहरे घावों से बाहर निकला था, वो अपना भविष्य खुद लिखने बैठा था। सही कहा। और उस समय भारत के पास ना तो बहुत अधिक संपदा थी और ना ही साक्षरता दर कुछ खास थी। लेकिन उस दौर के विचारकों ने एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। तो आज के इस डीप डाइव में विश्लेषण के लिए हमारे पास जो स्रोत सामग्री मौजूद है वो है भारत के संविधान की प्रस्तावना यानी प्रेम्बल और उससे जुड़े कुछ बेहद सटीक नोट्स। हाँ, ये एक बहुत ही शानदार विषय है। आज का हमारा मिशन ये है कि जो भी छात्र या जिज्ञासुमन इसे सुन रहे हैं उनके लिए इस जटिल कानूनी और संवैधानिक पाठ को आसान भाषा में डिकोड किया जाए। मतलब किसी भी तरह की रटी रटाई परिभाषाओं से बाहर निकलकर इस बात की तह तक जाना है कि महज एक पन्ने का ये प्रस्तावना वाला दस्तावेज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को कैसे चला रहा है। बिल्कुल, और ये दस्तावेज वास्तव में किसी अजूबे से कम नहीं है। मतलब अगर मैं कहूँ कि संविधान की इस प्रस्तावना को समझने का अर्थ है उस वैचारिक डीएनए को समझना जिससे पूरे देश का ताना बाना बुना गया है, तो ये गलत नहीं होगा। वैचारिक डीएनए, ये काफी दिलचस्प शब्द है। हाँ, क्योंकि आज जो स्रोत सामग्री हम देख रहे हैं वो केवल कानूनी शब्दावली नहीं है। अक्सर लोग इसे केवल एक परिचयात्मक पृष्ठ या इंट्रोडक्शन मान लेते हैं, लेकिन अगर इसके हर एक शब्द के पीछे के क्यों और कैसे को डिकोड किया जाए तो आज की राजनीति और अदालती फैसलों को बहुत आसानी से समझा जा सकता है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। प्रस्तावना की शुरुआत एक बेहद शक्तिशाली वाक्यांश से होती है, हम भारत के लोग। हाँ, पहली नजर में ये सिर्फ एक काव्यात्मक शुरुआत लग सकती है, लेकिन हमारे नोट स्पष्ट करते हैं कि कानूनी और ऐतिहासिक रूप से एक बहुत बड़ा बदलाव था। बिल्कुल, बहुत बड़ा बदलाव था। मतलब 1947 से पहले तक भारत में जो भी कानून आते थे उनका स्रोत तो ब्रिटिश संसद या क्राउन हुआ करता था, लेकिन ये पंक्ति पूरी व्यवस्था के केंद्र को ही पलट देती है। हाँ, अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो इस बदलाव की गहराई को समझना बहुत जरूरी है। छात्रों को ये याद रखना चाहिए कि हम भारत के लोग का सीधा अर्थ है कि इस देश के अस्तित्व और इसके संविधान की शक्ति का असली स्रोत कोई ईश्वरीय अधिकार नहीं है। हाँ, कोई राजा या कोई बाहरी शक्ति नहीं है। एकदम सही, ये शक्ति सीधे तौर पर जनता के पास है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो व्यवस्था थी उसमें शक्तियां ऊपर से नीचे की ओर आती थीं। अच्छा, यानी टॉप डाउन अप्रोच थी। हाँ, लेकिन संविधान निर्माताओं ने ये स्पष्ट कर दिया कि इस नए राष्ट्र में शक्ति नीचे से ऊपर की ओर जाएगी। लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इस संविधान को खुद तैयार किया है। तो इसे समझने के लिए एक एनालॉजी लेते हैं। हाँ, क्या हम इस प्रस्तावना को किसी स्वतंत्र स्टार्टअप की तरह मान सकते हैं? स्टार्टअप? वो कैसे? मतलब एक ऐसा स्टार्टअप जो अपने नियम खुद बना रहा है बजाय किसी बाहरी पेरेंट कंपनी के ऑर्डर्स मानने के। कोई विदेशी शक्ति उन्हें नहीं बता रही कि क्या करना है। हाँ, ये स्टार्टअप वाली तुलना काफी हद तक काम करती है। ये वाक्य भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित करता है जहां असली शक्ति जनता यानी उस स्टार्टअप के संस्थापकों के पास है। अरे वाह! लेकिन इसमें एक और पेंच है। 1940s के दशक के अंत में भारत की स्थिति अलग थी। उस समय देश की बहुसंख्यक आबादी निरक्षर थी। ऐसे में संविधान सभा का ये कदम बहुत जोखिम भरा था। हाँ, ये तो है। इसे इस तरह देखना चाहिए कि कुछ दूरदर्शी लोगों ने एक ढांचा तैयार किया और उसकी पूरी शक्ति उन करोड़ों लोगों के हाथों में सौंप दी जिन्हें शायद उस समय इसका पूरा एहसास भी नहीं था। तो आखिर इस सब का क्या मतलब है? अगर शक्ति का स्रोत हम भारत के लोग हैं तो इस शक्ति की सीमाएं क्या हैं? और यहीं पर प्रस्तावना का एक बहुत भारी शब्द सामने आता है, संप्रभुता यानी सोवरेनिटी। संप्रभुता। नोट्स के अनुसार संप्रभुता का मतलब है कि लोगों या देश को अपने आंतरिक और बाहरी मामलों पर निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार है। तो क्या इसका मतलब ये है कि वैश्विक मंच पर भारत एक स्वतंत्र खिलाड़ी है जो किसी के दबाव में काम नहीं करता? बिल्कुल। परीक्षा के नजरिए से भी ये एक अहम तथ्य है कि संप्रभुता किसी भी आधुनिक राष्ट्र की सबसे बुनियादी शर्त होती है। आंतरिक संप्रभुता का मतलब है कि देश की सीमाओं के भीतर
भारत सरकार से ऊपर कोई भी संस्था नहीं है। कोई कारपोरेट ललाना या कोई और समूह? सही कहा। कानून बनाने की सर्वोच्च शक्ति केवल राज्य के पास है और बाहरी संप्रभुता का मतलब है कि विदेश नीति तय करते समय भारत किसी भी बाहरी शक्ति के निर्देश या डिक्टेशन पर काम नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है। आज की दुनिया बहुत अधिक वैश्वीकृत है, ग्लोबल है। हाँ बिल्कुल। भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है, विश्व व्यापार संगठन के नियमों को मानता है। जब कोई देश अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर हस्ताक्षर करता है तो उसे अपने घरेलू कानूनों में भी बदलाव करने पड़ते हैं। तो क्या संप्रभुता का विचार आज थोड़ा कमजोर नहीं पड़ गया है? ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अक्सर इस पर बहस भी होती है। लेकिन देखिए, संप्रभुता का मतलब दुनिया से कटकर अलग थलग पड़ जाना नहीं है। अच्छा। जब भारत संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता लेता है या किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर करता है तो वो किसी के दबाव में ऐसा नहीं करता। हाँ। वो अपनी स्वेच्छा से ऐसा करता है। हाँ, मतलब अपनी मर्जी से। बिल्कुल। संधि करने का विकल्प होना और जरूरत पड़ने पर उस संधि से बाहर निकलने का अधिकार होना, यही तो संप्रभुता का असली अर्थ है। ये संप्रभुता ही वो ढाल है जो ये सुनिश्चित करती है कि हम भारत के लोग वाला सिद्धांत असल में काम करें। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम बाहरी दबावों से मुक्त होने की बात कर रहे हैं तो हमें देश के भीतर मौजूद आर्थिक ढांचे को भी देखना होगा। आर्थिक ढांचा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, और यहीं पर स्रोत सामग्री एक और जटिल अवधारणा की ओर इशारा करती है, और वो शब्द है समाजवादी या सोशलिस्ट। हमारे नोट्स में अमेरिका को एक पूंजीवादी देश के रूप में और रूस को समाजवादी मॉडल के उदाहरण के रूप में दिखाया गया है। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ा एग्जाम फैक्ट ये है कि भारत ने इनमें से किसी भी चरम स्थिति यानी एक्सट्रीम को नहीं चुना। भारत में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो अमेरिका और रूस के बीच भारत ने ये बीच का रास्ता क्यों चुना? देखिए, इस निर्णय के पीछे की वैचारिक जद्दोजहद बहुत गहरी थी। पूंजीवाद में यह माना जाता है कि बाजार की ताकतें ही सब कुछ तय करेंगी। जिसके पास पैसा है वो आगे बढ़ेगा। हाँ, अमेरिका का मॉडल। सही। लेकिन 1947 के भारत में इसे अपनाना एक बहुत बड़ा खतरा था। देश में भयानक गरीबी थी और धन का संकेंद्रण कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास था। अगर पूरी तरह से पूंजीवाद को छूट दे दी जाती तो असमानता इतनी बढ़ जाती कि लोकतंत्र ही खतरे में पड़ जाता। ये तो बहुत डरावनी स्थिति होती। बिल्कुल। वहीं दूसरी ओर रूस वाले पूर्ण समाजवाद का मतलब था कि हर एक चीज पर सरकार का नियंत्रण, खेती से लेकर उद्योग तक। ये मॉडल व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कुचलता था, जो कि लोकतंत्र के खिलाफ है। तो इसका मतलब भारत ने दोनों का बेहतरीन हिस्सा चुना। हाँ, इसे लोकतांत्रिक समाजवाद कहा जाता है। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का अर्थ स्रोत में स्पष्ट किया गया है कि धन सामाजिक रूप से उत्पन्न होता है और समाज द्वारा समान रूप से साझा किया जाना चाहिए। हाँ, मतलब सरकार को सामाजिक आर्थिक असमानताओं को कम करने के लिए भूमि और उद्योग के स्वामित्व को रेगुलेट करना चाहिए। एकदम सही, ताकि विकास भी हो और सामाजिक समानता भी बनी रहे। ये मिक्स्ड इकोनॉमी का सबसे बड़ा फायदा है। ये स्पष्टीकरण बहुत ही सटीक है। अब जब राज्य अर्थव्यवस्था में इतना अहम रोल निभा रहा है तो सामाजिक ताने बाने का एक और बहुत ही संवेदनशील हिस्सा सामने आता है, और वो है धर्म। हाँ, धर्मनिरपेक्षता। हाँ, पंथ निरपेक्षता या सेक्युलरिज्म। नोट्स में लिखा है कि नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने या न मानने की पूरी आजादी है। राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। बिल्कुल। और सरकार सभी धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं के साथ समान और निष्पक्ष व्यवहार करती है। लेकिन नोट्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंसाइट दी गई है। स्रोत स्पष्ट रूप से कहता है कि भारत धर्मनिरपेक्षता की एक सकारात्मक अवधारणा यानी पॉजिटिव कॉन्सेप्ट का पालन करता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता और भारतीय धर्मनिरपेक्षता में यही सबसे बड़ा अंतर है, और परीक्षा के लिए यह एक बेहद जरूरी बिंदु है। पश्चिमी मॉडल से आपका मतलब फ्रांस या अमेरिका जैसे देशों से है? हाँ, अगर पश्चिमी मॉडल को देखें तो वहाँ राज्य और धर्म बिल्कुल अलग हैं। राज्य धार्मिक मामलों में कोई दखल नहीं देता। इसे नकारात्मक अवधारणा कहा जाता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि पश्चिमी मॉडल में राज्य धर्म के प्रति अंधा होता है? हाँ, एक तरह से आप ऐसा कह सकते हैं। तो भारतीय राज्य के बारे में क्या कहेंगे?
क्या भारतीय राज्य धर्म के प्रति अंधा नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा चश्मा पहनता है जिससे सभी धर्म समान रूप से दिखाई दें? अरे वाह, चश्मे वाली ये एनालॉजी मुझे बहुत पसंद आई। ये बिल्कुल सटीक है। भारत में सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता का मतलब यही है कि धार्मिक मामलों में राज्य की भागीदारी होती है ताकि निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके। अच्छा, तो राज्य धर्म से पूरी तरह दूरी नहीं बनाता? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत में धर्म केवल व्यक्तिगत आस्था नहीं है, ये सामाजिक परंपराओं से जुड़ा है। अगर कोई धार्मिक प्रथा समाज के किसी वर्ग के साथ भेदभाव करती है, तो राज्य उस चश्मे से देखकर उसे सुधारने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है। यानी निष्पक्षता बनाए रखने के लिए दखल देना जरूरी है। बिल्कुल, और यही खूबसूरती है हमारे संविधान की। तो अगर हम इस पूरे डीप डाइव का एक त्वरित रिकैप करें, तो हमने देखा कि हम भारत के लोग शक्ति का असली स्रोत हैं। हमने संप्रभुता की आजादी को समझा कि हम बाहरी दबावों से मुक्त हैं। हाँ, और मिश्रित अर्थव्यवस्था के संतुलन को भी देखा। बिल्कुल, और अंत में सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता की खूबसूरती को जाना, जहां राज्य सभी धर्मों को समान नजर से देखता है। ये सब एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। और इस चर्चा को समेटते हुए स्रोत में दी गई उस ऐतिहासिक तारीख का उल्लेख करना बहुत जरूरी है, जो हर छात्र को याद होनी चाहिए। वो तारीख है 26 नवंबर 1949, है ना? एकदम सही, 26 नवंबर 1949। और हिंदी कैलेंडर के अनुसार मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। ये वो दिन है जिस दिन इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। आत्मार्पित यानी खुद को ही सौंपना। हाँ, ये वाकई बहुत गहरा विषय है। बिल्कुल, और इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। कैसा सवाल? देखिए, प्रस्तावना के ये शब्द 1949 में लिखे गए थे, लेकिन आज के तेजी से बदलते वैश्विक और तकनीकी युग में चीजें बहुत अलग हैं। हाँ, आज तो AI और सोशल मीडिया का जमाना है। सही कहा। तो सवाल ये है कि आज के इस दौर में सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता और मिश्रित अर्थव्यवस्था जैसे सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए हम भारत के लोगों की जिम्मेदारियां कैसे बदल गई हैं? ये तो बहुत सोचने वाली बात है। बिल्कुल। जब एल्गोरिदम हमारे विचार तय कर रहे हों, तब हम अपनी संप्रभुता को कैसे परिभाषित करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर जागरूक नागरिक और छात्र को विचार करना चाहिए। वाकई, क्या हम भारत के लोग आज भी उतने ही सशक्त हैं या हमारी चुनौतियां अब डिजिटल हो गई हैं? खैर, ये एक ऐसा विचार है जिसे हम अपने सुनने वालों के लिए यहीं छोड़ते हैं ताकि वे खुद इस पर मनन करें। आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।